देखिए, सबसे पहले मैं ये पेपर दिखा रखी है सामने मैंने पेपर फर्स्ट और चाहे पूछी जा रही है। अभी मैं आपको बताऊँगा अभी क्रिटिकल थिंकिंग जिसके ऊपर आपका एनईपी 2020 भी ज़्यादा से ज़्यादा जिसको बढ़ाने की देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो आपके सामने मैं ये पेपर दिखा रखा था, इसकी पीडीएफ दिखा रखी है या जो आपके सामने मैंने दोनों पेपर दिखाए, पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो। जीडीपी तो दोनों में 30-30 नंबर की आनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब मैंने इसका थोड़ा एनालिसिस करा तो जो मैथमेटिक्स होता है 7 नंबर के आसपास में इसका सीडी पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी वाला पेपर होता है। इसको पास करने के बाद आपको जो जॉब दिलाने वाला एग्जाम होता है जिनसे आप टीचर बनते हो, तो उसमें भी आपको ये सिलेबस हेल्प करता है। क्योंकि जैसे अगर मैं डी ट्रिपल एस बी की बात करूँ, वहां पर 100 नंबर का सेक्शन आता है पूरा। उस 100 नंबर के सेक्शन में इस सीडीपी से जो लेवल होता है बहुत हार्ड लेवल होता है। और उसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स पेडागोजी पूछी जाती है, ईवीएस पेडागोजी पूछी जाती है, लैंग्वेज पेडागोजी पूछी जाती है, सोशल साइंस और साइंस की भी पेडागोजी देखने को मिलती है उस एग्जाम से जिससे आपको जॉब मिलती है। तो वहां पर जो बच्चे सीटेट पास हो जाते हैं, जैसे हम लोग भी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कराता हूँ जैसे मैं, तो वहां पर इस पेडागोजी को मैं वहां पर डिटेल में पढ़ाता हूँ। पर जो पेडागोजी आपने यहाँ पर पढ़ लोगे वो वहां पर आपको जरूर हेल्प करेगी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए कि पेडागोजी तो आगे आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपकी पेडागोजी आती है 7 नंबर के आसपास में आई, ये डिपेंड करता है अलग-अलग पैटर्न के ऊपर, कभी 8 भी हो जाती है, 6 भी हो जाती है। और बाकी के जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, तो 30 नंबर का आता है, 30 नंबर में से 15 में आपके न्यूमेरिकल यानी कंटेंट, 15 में आपके पेडागोजी। ठीक उसी प्रकार से ईवीएस भी आपकी रहती है, लैंग्वेज भी आपकी रहती है। ईवीएस के जो क्वेश्चन आए वो लगभग 8 नंबर के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिले, और लैंग्वेज के अंदर जो भी आपने लैंग्वेज लियो, हिंदी लियो, इंग्लिश लियो, संस्कृत लियो, कुछ भी लियो, वो भी आपके लगभग 6 नंबर के आसपास में क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं टोटल, तो ये लगभग ये आपके 50 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके सीडीपी पर आधारित रहते हैं। अगर आपने इस सब्जेक्ट को पक्का कर लिया तो समझ लो लगभग 50 नंबर के आसपास में आप लोग यहाँ पर पक्के कर लोगे। ठीक उसी प्रकार से पेपर 2 के अंदर आपकी सीडीपी आएगी। सोशल साइंस के अंदर आपके 6 प्लस के क्वेश्चन देखने को मिले, इस पर आधारित मैथ्स और साइंस के अंदर 4 प्लस के आसपास देखने को मिले, और लैंग्वेज के अंदर 10 नंबर के आसपास में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस किया है आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो अभी आपका पेपर लेटेस्ट में हुआ था। इससे पहले भी अगर आप लोग पैटर्न को देखोगे तो वहां पर भी आपके सीडीपी पर आधारित जो आपके चैप्टर होते हैं वो बाकी के सब्जेक्ट में भी आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। आई होप आप लोग इस बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले सिलेबस को आपके सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ। आई होप आप लोग इस सिलेबस को यहाँ पर ध्यान से देखोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके सामने बात करी जाती है, सीडीपी के सिलेबस की बात करी जाती है। ध्यान से आप लोग इसको सुनते जाना सिलेबस के बारे में। ठीक, अगर मैं सीडीपी के सिलेबस की बात करूं, इसकी बात करता हूं, मैं यूनिट फर्स्ट की बात करता हूं। मैंने इसको अलग अलग यूनिट के अंदर बांटा हुआ है, हालांकि जो आपका सीबीएसई है उसने भी इसको ऐसे अलग अलग प्रकार से डिवाइड यहाँ पर किया हुआ है। अगर मैं सीडीपी की बात करूं, पहला सेक्शन आ जाता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, जो आता है आपके 15 नंबर का आ जाता है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर देखिए आपको एक बात और बता दूं, टीटेट के अंदर आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका जो पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो फिक्स है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बट सबसे मेन बात ये जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है ना, वो बहुत अच्छा एग्जामिनर पूछता है। पहले रटी रटाई चीजों को बच्चा पढ़कर चला जाता था, बात बन जाती थी। अब आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दिमाग लगता है क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, फिर उसका आंसर देने में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीटेट में आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। इस बात को हमारा एनईपी 2020 भी कहता है कि रोट लर्निंग से बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, कि रटने को मना करना है और समझाने पर ज्यादा जोर देना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चीजें रटनी नहीं है, आपको समझनी है, और जो चीजें मैं आपको कराता हूँ वो आपकी समझ पर आधारित ही आपको कराता हूँ। इसके अंदर आपने देख रहे हो पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछ लेंगे, ग्रोथ किस प्रकार से हर स्टेज के अंदर बढ़ती रहती है। डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेंगे, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछ लेंगे। डेवलपमेंट की आपकी स्टेजेज, विकास की अवस्थाएं पूछ लेते हैं, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। डेवलपमेंट के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं वो पूछ लेते हैं। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था, जब से आपकी एक दो डिबेट भी पूछी जाती है, जो आपकी विकास की जो आपकी डिबेट होती है। ठीक है, पहले हेरिडिटी एनवायरमेंट पूछी जाती है, बहुत सारी डिबेट थी आपकी, उसमें से कुछ का समाधान हो गया, कुछ का समाधान अभी तक नहीं हुआ। जैसे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का समाधान हो गया है। कुछ बच्चों को शायद अभी कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी कि यार सर क्या क्या बातें बताए जा रहे हैं। बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको पहले पढ़ना क्या है। एक बार अगर आपने समझ लिया कि भाई हमको ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी है, ये चीज एग्जाम में आती है, अब यहाँ से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी कोई बात नहीं, जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी तब आपको समझ में ये आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे हेरिडिटी एनवायरनमेंट आ जाता है, जैसे ऑनलाइन पेपर हुआ था तो कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की आपकी डिबेट है, वो भी आपके एग्जाम में आ जाती है। तो मतलब डेवलपमेंट से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की,
देखिए मेरे सामने यहाँ पर पेपर 1 है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, चाहे पेपर 2 की बात करूँ, ये तीनों मनोवैज्ञानिक आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पेपर 1 के अंदर लेव वाइगोत्स्की से संबंधित 4 क्वेश्चन आए। कोलबर्ग और आपके जो जीन पियाजे थे, इनसे संबंधित 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, यानी 6 क्वेश्चन आपको इन 3 मनोवैज्ञानिक से देखने को मिल गए। सीटेट की सबसे बड़ी खास बात ये है, ये तीनों आपके मनोवैज्ञानिक हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे आपका पेपर सेकंड हो। हालांकि क्या होता था, पेपर सेकंड के अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ा रखते थे, दोनों के बीच में डिफरेंस आता था, ठीक है, और दोनों के बीच में जो मतभेद है उस बात को यहाँ पर पूछा जाता था। बट अब पेपर 1 के अंदर भी पूछा जाता है। जैसे इस बार पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग है, तो इनका जो सिद्धांत है उसको क्रिटिसाइज जो करा था कैरोल गिलिगन ने करा था, वो सिर्फ पेपर सेकंड में पूछा जा रहा था। बट इस बार के एग्जाम के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर भी आपकी कैरोल गिलिगन आई। तो यानी चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, दोनों का लेवल आपका बिल्कुल बराबर हो गया और सेम आपको यही चीजें पढ़नी है। ये तीन मनोवैज्ञानिक, इनके साथ में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और कर लेना, जो ऑलरेडी मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आपको करने की जरूरत होती है। लर्निंग से संबंधित आपकी बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी होती है, आपके सीडीपी के अंदर भी आ जाती है, और जो आपके बाकी के जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपका ईवीएस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ या लैंग्वेज भी हुआ, वहां पर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं, अगला चैप्टर आपका चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये आपके एग्जाम में आता है। उसके अलावा इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आता है। इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, आईक्यू के बारे में पूछा जाता है, और आईक्यू की जो क्रिटिसाइज यानी कि इसकी आलोचना की गई, वो क्यों की गई। पेपर जब आपका ऑनलाइन हुआ था तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन यही सेम रिपीट हो गया कि इसकी आलोचना क्यों की गई। पता नहीं एग्जाम सेट करने वालों को क्या मतलब भूत चढ़ा है कि क्वेश्चन को पूछता चला गया, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हार्वर्ड गार्डनर की। हार्वर्ड गार्डनर जिस प्रकार से आपके जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की होते हैं, उसी प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यहाँ पर दी थी, ठीक है। अगर बात करें अगले चैप्टर की, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब थॉट यानी चिंतन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। चिंतन के अंदर आपका देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत पूछी जा रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके ऊपर आपका एनईपी 2020 भी ज्यादा से ज्यादा जिसको बढ़ाने की बात करता है। जेंडर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपके सामने क्वेश्चन आता है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन, एक ऐसा चैप्टर है जो आपके सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, यानी आपके एग्जाम में 1 नंबर नहीं, कम से कम 2 से 3 नंबर का जरूर देखने को मिलता है, असेसमेंट और आपका इवोल्यूशन वाला, ठीक है। या असेसमेंट के आपके टूल्स आ जाते हैं, लाइक आपका चेकलिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, रूब्रिक्स हो गया, या आपके कुछ आपके टूल्स आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। समझ में अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा, बेफिक्र रहना, बस आप लोग देखें कि आपको पढ़ना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकेगा तो इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की पीडीएफ में यहाँ पर डलवाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके यूनिट सेकंड की, बात करते हैं जो आपकी 5 नंबर के आते हैं, जिसके अंदर होते हैं आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि आपकी समावेशी शिक्षा होती है, और उसके अलावा आपके CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की यहाँ पर बात होती है, जिसमें आपके अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे आपके डिसेबल बच्चे हो, चाहे आपके प्रतिभाशाली बच्चे हो, या उनका समावेशन आपको किस प्रकार से करना होता है, उसकी बात यहाँ पर कही होती है। अब देखा आपका जो ऑफिशियल सिलेबस था, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर आपका एनईपी 2020 नहीं दिया हुआ, जबकि एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 नहीं दिया, चैप्टर 5 रह गया। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 नहीं दिया, जिसके अंदर आपकी किस प्रकार की दिव्यांगता बताइए और बच्चे का समावेशन कैसा आपको उनका क्लास में करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको छोड़ देना, जो मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया हुआ है उसको देखना है, इन चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं आपके एनईपी 2020 की बात करता हूं, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ये आपके मैथमेटिक्स के अंदर पूछा गया था, कहा गया क्वेश्चन, ये रहा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को जब यहाँ पर पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न सब्जेक्ट में ओलंपियाड और जो आपके कंपटीशन यानी प्रतियोगिताएं होंगी, वो क्या होगी, सरल होगी, मजबूत होगी, या फिर हतोत्साहित होगी, या फिर आपकी कम होगी। अब देखिए जो आपकी ओलंपियाड जो आपकी प्रतियोगिता होती है, जैसे आपने ओलंपिक खेल देखे ना, तो ओलंपिक खेल के अंदर अलग अलग देशों के जो आपके एथलीट होते हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उस प्रकार से जो आपके ओलंपियाड गेम होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर उनके बीच में इंटरेस्ट होता है, कॉम्पिटिशन रहता है, यार हमको जीतना है, उस स्कूल से जीतना है, उस पर्टिकुलर कंट्री से जीतना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन की यहाँ पर भावना होती है, इंटरेस्ट बच्चों के बीच में जगता है, सब्जेक्ट की नॉलेज यहाँ पर होती है, और प्राइज भी यहाँ पर दिया जाता है, स्कॉलरशिप यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। तो इसको क्या किया जा रहा है, मजबूत यहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरे बेसिकली इसको अभी डिटेल में समझाने का मन नहीं है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको एनईपी 2020 भी करनी होती है, जो कि आपके सिलेबस में कहीं गिवन नहीं है, और ये आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो कहा था भाई हमारा सिलेबस कहाँ पर थे, यूनिट सेकंड के ऊपर हम लोग यहाँ थे,
फर्स्ट हमारी हो गई और यूनिट सेकंड के ऊपर थे। एनसीईआरटी 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी 2005 पर ही आपकी आधारित रहती है पेडागोजी। अगर आपने एनसीईआरटी 2005 अच्छे तरीके से पढ़ लिया या फिर आपने एनईपी 2020 को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपकी पेडागोजी की टेंशन खत्म हो जाती है। देखिए सिंपल से मैं आपको शुरू से एक ही बात कहता हूँ, पेडागोजी ना तो आप किसी किताब से पढ़ सकते हो ना रट सकते हो। पेडागोजी आपको एक टीचर समझाता है और जो बात वो आपको समझा रहा है उसी चीज का इम्प्लीमेंटेशन करके आपको अपनी समझ विकसित करनी है। तो सब आप लोगों को मेरे ऊपर छोड़ देना है वो सारा काम, ठीक है। जैसे सीडीपी 30 नंबर की आती है तो 30 से ज्यादा के भी टॉपिक मैं आपको कराता हूँ, चाहे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो आपको कराऊंगा मैं आपको, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। जो अपने यहाँ पे टीचर है, क्या मैं उनके थोड़े पैसे वैसे यहाँ पर काट लूं? क्योंकि अपने सब्जेक्ट से ज्यादा मुझको यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट की। अगर आप लोग एग्री करते हो तो बता दो, उनकी मैं थोड़ी सैलरी काट लूंगा ताकि कह तो सके कि बच्चों ने काटी थी, ठीक है। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। एनसीईआरटी 2005 आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी 2005 से संबंधित मैथमेटिक्स में जरूर क्वेश्चन आता है और इस पर आधारित आपकी जो पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूनिट सेकंड हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। बात करते हैं यूनिट थर्ड के अंदर बेसिकली आपका जो सेक्शन आता है वो आपका लर्निंग और पेडागोजी का ही आ जाता है, जिसमें मैंने कहा आपके दो बड़े महत्वपूर्ण आपके सेक्शन होते हैं, ठीक है। हाँ बता दो भाई, क्लियर बता दो, ठीक है। देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं जो आपके सामने 10 नंबर का आएगा। इसके अंदर आपका टीचिंग एंड लर्निंग आ जाएगा। लर्निंग बेसिकली अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सीटेट के अंदर आपका लर्निंग वो नहीं आता कि लर्निंग की थ्योरी जा रही है। जैसे आपका मान लीजिए थोंडाइक आगे, पेवलो आगे, आगे स्किनर आगे, ये सब थ्योरी वगैरह इस एग्जाम में नहीं आती। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले क्या कारक क्या होते हैं, लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे लर्निंग के अंदर सिंक्रोनस लर्निंग पूछी जा रही है। इस वाले पेपर के अंदर आपकी सिंक्रोनस लर्निंग पूछी गई ईवीएस के अंदर। इससे पहले ऑनलाइन पेपर हुआ था, एक शिफ्ट के अंदर आपकी सिंक्रोनस लर्निंग आई थी। अब देखिए मेरा क्या होता है, जैसे जितने भी पेपर होते हैं तो मैं पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस करता हूँ। तो जो भी मुझे कुछ नया क्वेश्चन दिखता है, जैसे इससे पहले जो पेपर ऑफलाइन हुआ, उससे पहले जो पेपर ऑनलाइन हुए थे या दोनों बार ऑनलाइन हुए, तो जो भी नया क्वेश्चन आता है ना मैं उसको लिख लेता हूँ। तो मैं अपने आप को मतलब पूरा अपडेट रखता हूँ ताकि अगर एक भी क्वेश्चन नया आया ना तो पता रहे वो कहाँ से आया और एग्जामिनर क्या पूछ पूछ सकता है। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसलिए जो आप लोग ये सीडीपी देखते हो तो मेरी नजरों से शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो बचता होगा या कोई टॉपिक होगा, क्योंकि मैं पहले पूरा अपना होमवर्क करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि कोई नई चीज तो एग्जाम में नहीं आई। बट इस बार कुछ एग्जाम में नहीं आई, चाहे आपका पेपर हो फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो। हाँ, लैंग्वेज का जो पूछने का तरीका था वो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ठीक है। उसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। जो बच्चे ने समझ कर करा वो यहाँ पर पेपर को पूरे 30 में से 30 ले जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट में भी ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिवेशन एंड लर्निंग आएगा, कोग्निशन एंड आपका इमोशन आएगा, संज्ञान और स्विमिंग आएंगे। तो ये आपका लर्निंग एंड पेडागोजी का सेक्शन हो गया। ये आपका वो सेक्शन हो गया सीडीपी का जो मैंने आपको बताया और जिसको मिलाकर आपके ऑनलाइन स्टोर बनाना हो गया सुपर इजी। बस 15 सेकंड में सेटअप करें अपना ई कॉम वेबसाइट और कैटलॉग। ये आपके लगभग 50 नंबर के आसपास का सेक्शन यहाँ पर बनता है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर शेयर करा। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो आपका सीडीपी का सेक्शन है, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आपको बाकी के सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। उसके बाद जब आप लोग मेन एग्जाम में जाते हो, जॉब लेने वाले एग्जाम में जाते हो, वहां पर भी आपका ये बेस बना 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 देता है आपका, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। और इस बार आपके सीटेट का जो एग्जाम रहेगा इसके अंदर भी मैंने कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन रखूंगा, जैसे आपके डी ट्रिपल एस बी से ले लिया, कुछ और से ले लिए, ताकि आपका लेवल हाई रहे। अगर एग्जामिनर कुछ ठीक ठाक भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसके अंदर कोई दिक्कत ना रहे, वो मैं सब इसके अंदर आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा, ये चैप्टर समझ में आए होंगे जो मैंने आपको बताए। अब जरा यार एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं और आप लोग भी इनके साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और देखना क्वेश्चन को पूछने का क्या तरीका है। देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। ये आपके असर्शन और आपके जो आपके रीजनिंग होते हैं उससे संबंधित आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अजर्सन आपको दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपके क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, उसको सुगम बनाने के लिए टीचर्स को उनके विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ गई। क्रिटिकल थिंकिंग नॉर्मली क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है वो अपने खुद की बुद्धि का विवेक करके खुद सही गलत का डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मेरी यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, अब आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मैंने कहा भाई बस ये पढ़ते चले जाओ, आपका एग्जाम पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ जाओगे। पता चला एग्जाम में जाके फेल हो गए, मुझे गालियां बक रहे हो, ठीक है। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला बच्चा होगा जिसके अंदर समालोचनात्मक चिंतन होगी, वो क्या कहेंगे, अच्छा सर ने सिलेबस बता दिया, क्वेश्चन के टाइप्स बता दिए, अब मैं जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखता हूँ कि जो इन्होंने सिलेबस बताया, जो ये पढ़ा रहे हैं, क्या वो प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है।
फिर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, हाँ यार बिल्कुल सटीक बता रहे हैं, तो फिर आपने कहा कि चलो यार बैच ले लेते हैं, बैच में तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है जिसमें खुद का विवेक का यूज करके आदमी सही और गलत का डिसीजन लेता है, ना कि सुनी सुनाई बातों को वो यहाँ पर करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पूछा। अब एग्जाम में ज्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित कैसा क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन कोई आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। जैसा आपको क्वेश्चन दे देगा कि दिल्ली के बारे में बताइए। अब दिल्ली के बारे में बताना है तो यहाँ पर कई प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपकी चिंतन शामिल हो जाता है, क्रिएटिविटी शामिल हो जाती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पहलुओं के बारे में बच्चा सोचता है। अब उसी पर आधारित क्वेश्चन इसने लिखा है कि शिक्षार्थियों के बीच अब अगर इस क्रिटिकल थिंकिंग को सुगम बनाना है तो टीचर्स को उनका विविध परिस्थितियों, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों की अलग अलग परिस्थितियां है, अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग दृष्टिकोण और आप लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पर बने हुए हैं, तो उससे अवगत कराना चाहिए। तो उससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि भाई सिलेबस देख लो, पैटर्न देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। अगर फिर भी मेरी बात पे किसी बच्चों को यकीन नहीं हो रहा तो मत करो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ये वाला काम मत करना। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी जब तक तसल्ली नहीं करोगे तब तक आप लोग सही गलत का डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक टीचर को इन सभी पहलुओं से बच्चों को अवगत कराना चाहिए कि बेटा देखो ये चीज है, बैच के अंदर में हम आपको ये दे रहे हैं, ये चीज कराएंगे, ये चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर आप लोग अपनी खुद क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करिए। तो ये चीज सही है गलत है, आप लोगों को अवगत कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए ना, तो अवगत कराना चाहिए, तो आपका ठीक हो गया। अब इसने यहाँ पर अजर्सन दिया और रीजन दिया है, कारण दिया है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में इंगेज होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस के अंदर एक चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जो मैंने आपको बताया व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसी का सोचने का तरीका कुछ और है, किसी का मोटिवेशन कुछ और है, किसी का इंटरेस्ट कुछ और है, ठीक है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं दर्शाता है और इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हमको इंपोर्टेंट मानना है, ठीक है। बच्चों के अकॉर्डिंग हमको शिक्षण देना है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चों की समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को हमको यहाँ पर सम्मान देना है। तो जो यहाँ पर बच्चों के बीच में अलग अलग प्रकार के मतभेद है, ये एक प्रकार के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसमें बातचीत में इंगेज अगर वो होंगे तो क्रिटिकल आपकी जो थिंकिंग होती है और जो रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप में से एक कहेगा यार सर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे, बिल्कुल ठीक करा रहे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा कहेगा हाँ भाई सर ने ये दोनों क्वेश्चन की पीडीएफ भी हमको फ्री में दे दी, ठीक है, ये सही रहेगा। तीसरा कहेगा ठीक है भाई बैच के अंदर मान लीजिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपस में जब बातचीत करोगे तो कई सारे पॉइंट निकल कर आएंगे ना, तो ये जितने पॉइंट निकल कर आएंगे वो आपके लिए ठीक रहेंगे ना। क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक रूप से सोचने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, तो आपके दोनों सही हो गए ना। अगर आपके क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित आपका आ रहा है तो आपके दोनों सही हो गए, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, तो आपके दोनों यहाँ पर ये सही हो गए, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को समझाने में देखे मैंने आपका अच्छा खासा टाइम दिया। अब अगर आपके एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, अगर इसी क्वेश्चन पर आधारित मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करा दूं या एक क्वेश्चन को ध्यान से समझाने के बाद फिर आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊं, तो वो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या काम करता हूं, आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देखा है, मैं सारे ऑप्शन को बताता हूँ कि किस ऑप्शन के अंदर क्या बात कही हुई है। कभी मैं क्वेश्चन बताया आंसर बताया निकलता नहीं हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तभी आता है जब सभी ऑप्शन को यहाँ पर देखा जाए, उससे बच्चे की जो आपकी समझ होती है वो यहाँ पर विकसित होती है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर समझ गए। अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। छाती में गड़गड़ होना या सीटी जैसी आवाज आना।